दोस्तों आए दिन आप लोग को देखने को मिलता है कि दुनिया के अंदर तमाम जगहों से क्राइम की खबरें आती रहती हैं, लेकिन आप लोग देखते हैं कि इनमें कुछ ऐसी क्राइम की न्यूज़ होती हैं कि जिसमें जो कातिल का पता है 30 से 40 साल के बाद पता चलता है, लेकिन 30 से 40 साल के बाद भी पुलिस उस कातिल को ढूंढ निकालती है और उसके बाद में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये लोगों के सामने बेनकाब करती है और उसको सलाखों के पीछे डालती है। हालांकि कुछ क्राइम के केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है कि मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर ही इन केसेस का खुलासा हो जाता है। लेकिन दोस्तों इंसान भले ही कितनी ही सतर्क होकर क्राइम करे, कितनी ही चालाकी से क्राइम करे, उसका जो भेद है ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं पाता। इसीलिए इंसान क्राइम करने से पहले एक प्लानिंग करता है। और आजकल का सोशल मीडिया का दौर है, लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, अलग अलग तरीके से क्राइम करने की छानबीन करते हैं, लेकिन दोस्तों वो ये भूल जाते हैं कि इंसान कितनी ही ज़्यादा सतर्क होकर, कितनी ही ज़्यादा चालाकी के साथ में, कितनी ही बड़ी प्लानिंग के साथ में भले ही क्राइम क्यों ना करे, क्राइम होता है। ये एक ऐसा रास्ता होता है कि जिसकी वजह से एक सामने वाले व्यक्ति की ज़िंदगी जाती तो है, लेकिन जो व्यक्ति क्राइम करता है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि पुलिस उसको ढूंढती है और ढूंढने के बाद में उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उसका जो भेड़िए वाला चेहरा होता है ये लोगों के सामने लेके आती है। तो दोस्तों आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज की क्राइम की कहानी में एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इसमें क्राइम करना होता है। और दोस्तों उस क्राइम करने के लिए जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो ये लोग सोचते हैं ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन दोस्तों ये उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर स्क्रिप्ट होती है और पुलिस इस केस का खुलासा मात्र 24 से 48 घंटों के भीतर ही कर देती है। और दोस्तों उसके बाद में जो लोग इसमें शामिल होते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दिलाई जाती है। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के अंदर फर्रुखाबाद में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम तोताराम, ये पुलिस थाने में पहुंचते हैं और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद में कहते हैं कि साहब मेरा बेटा जो है वो गायब है और उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारे बेटे का क्या नाम है, कहाँ रहता है। तो जो तोताराम होते हैं ये बताते हैं कि साहब उसके बेटे का नाम संजय है और वो कानपुर में रहता है, लेकिन पिछले 2 दिन से मैं उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई कॉन्टैक्ट उससे मेरा हो नहीं पा रहा है। अब पुलिस वाले जब इस तरीके की बात सुनते हैं, पुलिस वाले कहते हैं कि कहीं गया होगा, फ़ोन लगता नहीं होगा, तुम ट्राई करो या फिर उस जगह पर जाकर देख लो जहाँ पे वो रहता है। लेकिन दोस्तों जो तोताराम होते हैं वो कहते हैं कि साहब मुझे शक है मेरे बेटे के साथ में जो मेरी बहू है उसने कुछ ना कुछ कर दिया है। जब इस तरीके की बात ये पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस वाले इस मामले में थोड़ा सा सतर्क होते हैं और उसके बाद में इस पिता की जो है वो रिक्वेस्ट दर्ज की जाती है, उसके बाद में रिपोर्ट लिख ली जाती है। और दोस्तों उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों सबसे पहले पुलिस कानपुर में उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर ये व्यक्ति रहता था। अब दोस्तों पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो पता चलता है कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम संजय है ये है नहीं। पत्नी से पूछा जाता है कि संजय कहाँ गया, तो पत्नी इधर उधर की बातें बताती है कि गए हैं, आ जाएंगे, ऐसा वैसा। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी छानबीन में ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं कि ये जो पत्नी है, जिस पत्नी का नाम सुमन है, इसका एक प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश, उसके साथ में अवैध संबंध है। अब दोस्तों जब पुलिस इस तरीके की चीज़ें देखती है और पुलिस पहले से ही, चूँकि उसका जो ससुर था इस लड़की सुमन का, वो ऑलरेडी शक सुमन के ऊपर जता चुका था। इधर सुमन के जो बयान थे, इधर सुमन की जो बातें थे, ये भी पुलिस को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रही थी। उसके बाद में पुलिस इस मामले में सबसे पहले जो प्रेमी होता है जिसका नाम राजेश, उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद में सीधा उसे पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लेके लाने के बाद में इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो जो प्रेमी था ये पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों इस प्रेमी की बातों से इतना जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं इस लड़का जिसका नाम राजेश है, जो संजय है सॉरी, इसके गायब होने के पीछे इसी राजेश का कुछ हाथ है। अब दोस्तों जब राजेश का हाथ पुलिस को दिखाई पड़ता है तो उसके बाद में पुलिस इस सुमन को भी गिरफ्तार करती है और इसको भी पुलिस थाने लेके आती है। अब दोस्तों सुमन और राजेश को पुलिस जब फ्रंट सीट पर बैठाती है और उसके बाद में जब इन दोनों से पूछताछ करती है, जब सख्ती से पूछताछ करती है, तो ये दोनों अपना जुर्म कबूल करते हैं और कबूल करने के बाद में बताते हैं कि साहब हमने ही जो संजय है उसकी हत्या की है। अब जब इस तरीके की बातें पुलिस को पता चलती है कि संजय की हत्या हो चुकी है, हत्या कहाँ हुई है, उसकी डेड बॉडी कहाँ है, पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि ये जो राजेश है ये अपने गाँव में
इस संजय को लेके गया था और वहाँ पे ले जाने के बाद में इसने उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस इस राजेश को लेकर उसके गांव पहुँचती है, वहाँ पे शव को बरामद किया जाता है। पुलिस शव को अपनी कस्टडी में लेके आती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, इधर पुलिस इन दोनों से सख्ती से पूछताछ करती है, इनसे पूछती है कि कत्ल करने के पीछे आखिर वजह क्या है। तो उसके बाद में सुमन जो है ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाती है वो कहानी कुछ इस प्रकार होती है। दरअसल सुमन बताती है कि अब से कुछ साल पहले की बात है कि मेरी शादी इस संजय के साथ में तय हुई और संजय के साथ में जब उसकी शादी तय हुई उसके बाद में बाकायदा बारात मेरे घर पे आई। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी, दुल्हन बनी थी, सजी थी, सब कुछ ठीक था। उसके बाद में मैं विदा होकर अपने ससुराल चली जाती हूँ, वहाँ पर अपने पति के साथ में अच्छे से रहती हूँ। दोस्तों जो सुमन थी ये रहने वाली थी कन्नौज की और जो संजय था ये रहने वाला था फ़र्रुखाबाद का। अब सुमन अपनी शादी करके फ़र्रुखाबाद पहुँच चुकी थी, कुछ साल ये अपने पति के साथ में रहती है, इनको बच्चे भी होते हैं। उसके बाद में इन दोनों पति पत्नी के बीच में मनमुटाव रहने लगता है। अब दोस्तों जब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होता है तो जो पति संजय होता है ये अपनी पत्नी से रूठ कर गुड़गांव चला जाता है और वहाँ पर जाकर कुछ कामकाज करने लगता है। इधर दोस्तों जो पति संजय था ये गुड़गांव जा चुका था, अब सास ससुर के साथ में ये सुमन क्या रहती, इसलिए ये कानपुर का रुख करती है और अपने बच्चों को लेकर कानपुर आ जाती है। अब दोस्तों जब ये कानपुर रहने लगती है, वहाँ पर काम धाम करती है, अपने बच्चों की परवरिश करती है। इसी बीच में प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है, उससे इसकी दोस्ती होती है। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है तो दोस्ती जो थी वो धीरे धीरे प्यार में बदलती है। और दोस्तों आजकल के जो प्यार हैं, सबसे पहले अगर प्यार होते हैं तो सबसे पहले ये अवैध संबंधों की तरफ जाते हैं और उसके बाद में जो सुमन थी ये इसी राजेश के साथ में अवैध संबंधों में आ जाती है। अब आए दिन इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और एक बार जब ये शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता। जब कभी भी सुमन घर पे अकेली होती तुरंत राजेश को कॉल करती, उसे अपने घर पर बुलाती। दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते। कभी सुमन उससे मिलने के लिए बाहर जाती, कभी होटल में, इस तरीके से सारी चीज़ें चलने लगती। लेकिन दोस्तों इधर जो संजय था ये अपनी पत्नी को कॉन्टैक्ट करता है। पत्नी को कॉन्टैक्ट करने के बाद में इन दोनों पति पत्नी के बीच में एक तरीके से समझौता होता है। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। पत्नी सुमन कहती है कि ठीक है तुम कानपुर आ जाओ और यहीं पर रह लेना मेरे साथ में। अब दोस्तों चूंकि संजय जो था उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी, इसलिए वो फैसला करता है कि वो कानपुर में ही रह लेगा। इसलिए वो गुड़गांव को छोड़ता है और कानपुर में आके शिफ्ट हो जाता है। अब दोस्तों जो संजय था ये कानपुर में शिफ्ट तो हो चुका था। इधर जो पत्नी थी सुमन, इसको अपने पति का आना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसको आदत थी तो सिर्फ और सिर्फ उसी राजेश की, इसलिए ये अब आए दिन अपने पति को घर पे ही छोड़कर उससे मिलने के लिए बाहर जाती। अब दोस्तों जब ये अपने पति को आए दिन घर पे छोड़ के जाती, तैयार होके जाती है, तो कहीं ना कहीं संजय को ये शक हो जाता है कि उसकी पत्नी के शायद अवैध रिश्ते किसी के साथ में चल रहे हैं। अब दोस्तों ये अपनी पत्नी पे रोकथाम लगाता है, अपनी पत्नी को बाहर ज़्यादा जाने नहीं देता है। अब जब सुमन ये देखती है कि उसका जो पति है संजय ये उसके ऊपर बाउंडेशन लगा रहा है, उसको बाहर जाने नहीं दे रहा है, तो ये प्लान करती है और इसी प्लान के मुताबिक ये राजेश से बात करती है। उसके बाद में कहती है कि मैं तुम्हारी और अपने पति की दोस्ती करा दे रही हूँ और एक बार ये दोस्ती हो जाएगी फिर तुम जैसे चाहो मेरे घर पे आ सकते हो। उसके बाद में सुमन अपने प्लान के तहत अपने पति को राजेश से मिलवाती है। अब राजेश और संजय के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब दोस्तों इसी दोस्ती में जो राजेश था ये आए दिन संजय के घर पे आता, कभी संजय नहीं होता तो उसकी पत्नी के साथ में शारीरिक संबंध बनाता और वहाँ से चला जाता। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इन दोनों को ऐसा लगने लगता है कि जो संजय है ये उन दोनों के बीच आ रहा है, इसलिए ये एक प्लानिंग करते हैं और इसी प्लानिंग के तहत एक तारीख आती है। तारीख होती है 26 अक्टूबर साल 2023। 26 अक्टूबर साल 2023 को जो राजेश होता है ये संजय से कहता है कि चलो हमारे गाँव चलते हैं, मैं तुम्हें अपना गाँव दिखा के लाऊंगा। उसके बाद में जो संजय होता है अपनी पत्नी सुमन से कहता है कि मैं राजेश के गाँव चला जाता हूँ, देख आऊँगा। तो जो सुमन होती है शायद वो तो पहले से ही प्लानिंग करके बैठी थी, इसलिए कहती है कि ठीक है चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना। अब दोस्तों जो संजय था चूँकि राजेश पर बेहद भरोसा करता था, दोस्ती वाली बात थी, इसलिए उसके साथ उसके गांव चला जाता है और वहाँ पर बैठकर ये दोनों जंगल में खूब ज़्यादा शराब पीते हैं। जब ज़्यादा शराब पीते हैं तो उसके बाद में जो संजय था ये काफ़ी ज़्यादा नशे में चला जाता है। राजेश कम शराब पीता है, संजय को ज़्यादा शराब पिलाता है। अब दोस्तों जब संजय काफ़ी ज़्यादा नशे में चला जाता है, टल्ली हो जाता है एक तरीके से, तो जो राजेश था तुरंत सुमन को कॉल लगाता है और सुमन को कॉल लगाने के बाद में कहता है कि तुम्हारा पति बेहोश हो चुका है, बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसके बाद में जो पत्नी जो बातें उस राजेश से कहती है, यकीनन उसको सुनने के बाद में हर इंसान का दिल दहल सकता है। दरअसल ये सुमन अपने प्रेमी राजेश से कहती है कि उसकी गला काट कर हत्या कर दो। अब जैसे ही ये बात अपने प्रेमी राजेश से कहती है, राजेश अपनी जेब से तुरंत वो धारदार हथियार निकालता है जो वो लेके गया था
और उसी से संजय के गले पर कई सारे वार करता है, जिसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में उसके शव को वहीं पर झाड़ियों में कहीं छुपा कर ये वहाँ से वापस से कानपुर आ जाता है। उसके बाद में जो पत्नी थी, ये क्योंकि जो तोताराम है उनका लगातार फ़ोन आ रहा था, उनसे कह रही थी कभी इधर गए कभी इधर गए, लेकिन तोताराम को कहीं ना कहीं शक होता है। वो सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं और अपनी बहू के ऊपर शक जाहिर करते हैं। और दोस्तों इसी शक के आधार पर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और उसके बाद में इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला, चूँकि पहले से ही उसके पति के साथ में उसकी अनबन रह रही थी, लेकिन अगर इस महिला की ज़िंदगी में कोई और व्यक्ति आ चुका था या किसी और के साथ में अवैध संबंधों में रहने लगी थी, तो इससे बेहतर यही था कि अपने पति को छोड़ दे। लेकिन उसे जान से मारने की ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों किसी को भी जान से मारकर किसी भी समस्या का हल नहीं होता। अब ये दोनों, सुमन और जो राजेश हैं, ये दोनों अपनी ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजारेंगे। हालांकि एक व्यक्ति जिसका नाम संजय, वो तो इस दुनिया से जा चुका, लेकिन अब ये सुमन और राजेश, इनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं है। दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना में किसी कसूरवार मानते हैं और आप लोग इस पूरी घटना के बारे में क्या कमेंट्स करना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। और कल के दिन आप लोग की जो भी कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, इसमें पहला कमेंट्स है अनिल सालोंके जी का। लिखते हैं, इस कहानी में हवस के साथ लालच भी है। अपने से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ में ऐसे संबंध बनाना और पैसे मांगना मतलब एक तरीके से जिस्म बेचने के काम कर रही है। और अब हवालात की बची हुई ज़बानी गुजर जाएगी। शाबेज़ जी, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, भूल तो हो जाती है। आप ऐसे ही बढ़िया प्रस्तुति करते रहें, आपके फिर से सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ेंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, गलत कमेंट्स पर करने वालों पर ध्यान मत देना। शुभ रात्रि, जय भारत। तो भाई जय भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरीके से आप अपने कमेंट से मुझे नवाजते हैं। बालेश्वर बिहारी जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं जी, बहुत ही अच्छे लगे, ऐसे ही कहानी सुनाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक्स सर जी। तो बालेश्वर बिहारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में जयराज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी। तो भैया शुक्रिया। विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं नमस्कार जी, कहानी अच्छी लगी, ऐसे ही लालच और हवस की यही अंजाम होता है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, गुड जॉब मलिक जी। तो विनोद उपाध्याय जी, हमेशा की तरह बेहतरीन कमेंट्स है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, सऊदी से आपकी स्टोरी रोज़ सुनते हैं। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना नाम भी लिखिएगा, क्योंकि आपका नाम मैं लूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। उसके बाद में नायक म्यूज़िक है, लिखते हैं नमस्ते सर, सुरेश नायक उड़ीसा से कहानी सुनते हैं। भैया शुक्रिया। उसके बाद में सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं भाई नमस्कार भाई साहब, रेणु सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। उसके बाद में आलोक जी हैं, लिखते हैं एक अकेली औरत ऐसे ही विभत्स हत्याकांड को अंजाम नहीं दे सकती, इसमें दूसरा कोई ज़रूर शामिल रहेगा। तो पुलिस उस महिला से पूछताछ कर रही है, अगर इसमें कोई भी और इन्वॉल्व रहेगा तो डेफिनेटली वो पुलिस की पकड़ में आएगा। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं। भैया शुक्रिया। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, गलती उस लड़की के पैसे के लिए उसने संबंध बनाया और उसका मर्डर किया। तो अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है, उम्र देखना है ना लिहाज, बस पैसे के पीछे भागना है। राज रावत लिखते हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं और इनका नाम है सिद्दीक अहमद जी, लिखते हैं रिकॉर्डिंग के वक्त कुछ आवाज़ें आती हैं, इनका ख्याल रखें, बाकी सब अच्छा है। तो सिद्दीक अहमद जी, मैं अपने व्यूवर्स को पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे स्टूडियो में अभी काम चल रहा है और ऊपर का फ्लोर बन रहा है। तो अभी मैं जो भी कहानियाँ शूट करता हूँ अपने बेडरूम से करता हूँ। तो घर में कुछ फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो वो बीच में बोलते हैं, इस वजह से कुछ बैकग्राउंड में नॉइज़ रहती है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में हरदेव कुमार हैं, लिखते हैं सर नमस्कार, हरदेव कुमार, हिमाचल प्रदेश, जिला सोलन। सर हवस के पुजारी की यही हाल होता है, हवस के चक्कर में एक ऊपर चला गया, थोड़ा सोचिए, और सर पीछे क्या रह गया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये भी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करा करेंगे, क्योंकि वो आपके दोस्त भी अगर हमारे चैनल से जुड़ेंगे, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करेंगे, तो उनका नाम भी वीडियो में लिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।